अच्छा, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है भैया? F1 जेन क्रॉस्ड विथ एनी पेरेंट, ठीक है। एंड टेस्ट क्रॉस क्या है? F1 जेन विथ प्योर रिसेसिव पेरेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है भैया? टेस्ट क्रॉस बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, ज़रूरी है जानना समझना। टेस्ट क्रॉस ये ना, ये है एक तरीक़ा से confirmation that the F1 gen is heterozygous or not, देख कैसे पता चलता है? मान ले दो F1 जनरेशन क्या था? F1 जनरेशन भैया था हमारा बड़ा टी एंड छोटा टी। हम इसको कराते हैं क्रॉस भैया छोटा टी एंड छोटा टी के साथ। तो हमारा क्रॉस में हमारा यहाँ से क्या क्या गैमेट्स मिलेगा? बड़ा टी एंड छोटा टी। यहाँ से छोटा टी छोटा टी। इसको रिएक्ट कराए, इसके संग क्या मिला? बड़ा टी छोटा टी। इसको क्रॉस कराए, इसके संग क्या मिला? इसको क्रॉस कराए भैया, इसके संग क्या मिला? इसको इसके संग कराए, क्या मिला? छोटा टी छोटा टी। देख तो यहाँ पे एक चीज़ मिला तुमको, 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ, है ना। अच्छा, अगर मान ले इसी के जगह हम करा दे दूसरे टाइप से कुछ रिएक्शन, लाइक बड़ा टी इंटू छोटा टी, ठीक है भैया। ऐसा क्यों आप बड़ा टी लिए? देखिए इस कंडीशन में भी भैया आपका प्लांट क्या टॉल है, और इस कंडीशन में भी भैया आपका प्लांट टॉल है। आपको कैसे पता कि कौन सा हेटेरोजाइगस है, कौन सा होमोजाइगस है? आपको तो नहीं पता। आप तो जीन्स जब तक पलट के देखोगे नहीं, एकदम मतलब टेस्ट नहीं करोगे अंडर द लैबोरेटरी, आपको कैसे पता चल रहा है कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है ना? आपको कोई आइडिया नहीं है। आपको सीधा दिखेगा क्या कि ऊपर वाला प्लांट भी टॉल है भैया, नीचे वाला प्लांट भी हमारा टॉल है। लेकिन हम अभी रिएक्शन यहाँ पे करा के दिखाते। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? बड़ा टी। यहाँ से क्या मिलेगा? छोटा टी। क्या हमको मिलेगा यहाँ से कराने पे रिएक्शन? बड़ा टी छोटा टी। यहाँ से बड़ा टी छोटा टी, यहाँ से बड़ा टी छोटा टी, है ना। इससे चाहे फिर इससे भी कराओ तो बड़ा टी एंड छोटा टी। देखो यहाँ पे चारों प्लांट्स जो है 4 टॉल प्लांट्स दिख रहा है हमको, क्या है ना? चारों टॉल प्लांट्स है, और यहाँ पे 2 टॉल एंड 2 डॉर्फ। तो ये है भैया कंफर्मेशन। किस चीज़ का कंफर्मेशन है? दैट द F1 जनरेशन, या फिर F1 जनरेशन नहीं लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट द प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, है ना। हम प्रूव कर सकते हैं ना कि तुमको जो एक स्पेसिमेन दिया, अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, ऐसा यूजुअली ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछना होगा कभी क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा हाउ, अच्छा ऐसे नहीं, यू हैव बीन गिवन अ टॉल पी प्लांट specimen and you have to tell whether it is homozygous dominant or heterozygous, ये क्या लिखिए, छोड़ो, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट अलग लिखिए जब लिखना है डोमिनेंट, ठीक है। हाउ डू यू प्रूव इट?
हाउ डू यू प्रूव इट? हाउ डू यू प्रूव इट? क्या करेंगे भैया? आंसर में लिखना है वी सिंपली डू अ टेस्ट क्रॉस, है ना। अगर हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हम टेस्ट क्रॉस मार देंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे भैया? आप जो भी देंगे स्पेसिमेन, अरे यार आप जो भी स्पेसिमेन देंगे हम उसको क्रॉस करा देंगे किससे? प्योर रिसेसिव प्लांट के संग ना। कोई भी पेरेंट हो प्लांट हो अलग से आप लेके कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। मेरे को उसका पेरेंट का आइडिया तो रहेगा नहीं। आपको एक जस्ट सिंपली हम एक प्लांट थमा देंगे, आपको क्या पता है कि पेरेंट कैसा। आप सिंपली एक प्योर रिसेसिव प्लांट ले लीजिए। अब यहाँ से आपको दो ही केस मिल सकता है ना। एक केस 1 में क्या होगा भैया? 2 डोमिनेंट मिलेगा हमको। जैसे वहाँ पे टॉल था तो हम टॉल डॉर्फ तो नहीं बोल सकते कि हमको कैसा टाइप का मिला है। हमको एक अच्छा टॉल लिखा है तो 2 डोमिनेंट, यानी फिर टॉल मिलेगा भैया हमको। 2 टॉल मिलेगा प्लस 2 डॉर्फ मिलेगा, रिसेसिव ना। अगर ऐसा मिला तो भैया ये क्या है? ये क्या प्रूव करता है कि हमारा जो था भैया हेट्रोजाइगस था। यही था ना। हेट्रोजाइगस के केस में ही तो ऐसा कुछ आया था भैया। अगर नोट्स बनाएगी संग और उसके बाद जब ये क्वेश्चन देखेगी ना वीडियो में तो तुमको दिखेगा कि हेट्रोजाइगस के केस में भैया ऐसा मिल रहा था कॉम्बिनेशन 2 डोमिनेंट 2 डॉर्फ, या फिर 1:1 का रेशियो मिल रहा था, है ना। देखो 2 कैसे लिखेंगे? 2:2 लिखेंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 1:1 का रेशियो आ गया। अच्छा, अगर केस 2 है भैया, केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 में क्या मिलेगा? चारों डोमिनेंट मिल रहा है भैया, 4 डोमिनेंट, यानी भैया टॉल मिल रहा था। ये कब था भैया? होमोजाइगस में। क्या मस्त टॉपिक है ना। होमोजाइगस है, यहाँ पे एक ही टाइप का प्लांट ही मिला। आप डिड्यूस कर सकते हैं इससे कि आपको किस टाइप का प्लांट स्पेसिमेन दिया था। इजी है, बहुत इजी लग रहा होगा, बस यही तो था। देखो इसके संग हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एक्सप्रेशन बुक में तुमको दिखेगा, दैट इज़ टोटली पॉइंटलेस, कोई पॉइंट नहीं हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हमको करना होगा, ये देखो एक टेस्ट क्रॉस का लिखा हुआ है। अगर बुक में देखना है तुमको टेस्ट क्रॉस, बुक में कौन सा बुक का बात हो रहा है यहाँ पे? NCERT का बात हो रहा है। फिगर 5.5 को अगर रेफ़र किया जाए, फिगर 5.5 को रेफ़र किया जाए तो वहाँ पे हमको टेस्ट क्रॉस का एक एग्जांपल दिया। यहाँ पे कौन सा यूज़ किया भैया? पी प्लांट का यूज़ किया है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या यूज़ किया है? एक वायलेट फ्लावर, है ना, और एक वाइट फ्लावर ना। वायलेट फ्लावर जो है भैया दैट इज़ डोमिनेंट ना, है ना। वायलेट फ्लावर इज़ डोमिनेंट। तो भैया आप वायलेट फ्लावर अगर डोमिनेंट है तो भैया हेट्रोजाइगस होमोजाइगस हो सकता है। आपको जैसा दे आप करा के दिखा दीजिए, है ना। देखिए बीच में देखो तुमको बड़ा W होता है क्या? प्योर डोमिनेंट। बड़ा W छोटा W इज़ क्या? हाइब्रिड डोमिनेंट। तो भैया यहाँ पे देखिए तो आपको 2 मिला प्योर वो और 2 मिला वाइट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आपको क्या मिला भैया? 2 बड़ा W, सारा चारों का चारों क्या मिला भैया आपको? डोमिनेंट मिला, है ना। अच्छा भैया, यहाँ से हमारा कंक्लूड क्या हो जाता है भैया? दिस कंक्लूड्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सारा टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड ओवर हियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है भैया? अब जब इतना सारा चीज़ वो करके दिया, अब हमको कुछ मिला भैया मेंडल्स लॉ। अब हमको मिलेगा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर ऑल द गुड रीजंस, क्योंकि भैया यही तो सारा गवर्न कर रहा है ना मोस्टली।
लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एंड व्हाट इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बताते चलेंगे। पहला है भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये क्या है भैया? लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया नहीं था लेकिन पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या भी है, अगर इन a heterozygous condition the allele which represents itself is called dominant, है ना। डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव, जो कर लिया वो डोमिनेंट, जो नहीं कर पाया वो रिसेसिव। वो क्लियर है भैया? अब ये डोमिनेंट होता कैसे है? हम तो मान लिया कि चलिए यार डोमिनेंट है क्योंकि दिख रहा है मेरे को नीचे में, बट होता कैसे? होता कैसे है ना, उसका रीज़न होता है। देखो प्लांट में ना काफ़ी बार फंक्शनल या फिर लेस फंक्शनल या फिर नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होता है, ठीक है। मतलब प्लांट में होता क्या है हमारे पास भैया? प्रोटीन कौन सा? बॉडी बिल्डिंग वाला प्रोटीन नहीं, अपना वो नेचर दिखाने वाला प्रोटीन। कहने का मतलब कि जैसे अपना जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। हाउ डू वी नो दैट भैया? देखिए जीन्स होता है, कहाँ से आता है भैया? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। अब वो जो जीन्स होता है, जीन्स को ट्रांसलेट किया जाता है, उसके बाद प्रोटीन्स, एमआरएनए प्रोटीन्स बनता है, वो प्रोटीन्स बॉडी में अपना एक्टिविटी दिखाता है, ये सारा फंक्शन। तो अभी उतना ज़रूरी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे वो सब पढ़ेंगे। अच्छा, प्लांट भैया कुछ प्रोटीन फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ पे वो प्रोटीन 3 तरीका का हो सकता है भैया। क्या क्या तरीका हो सकता है भैया? या तो वो फंक्शनल हो जाए, या तो वो लेस फंक्शनल हो जाए, और या फिर क्या हो जाए भैया? नॉन फंक्शनल हो जाए। अब देखिए तीनों कंडीशन में तीनों तरीका का हमको चीज़ मिलेगा, कंडीशंस पे मिलेगा। फर्स्ट क्या है भैया? फंक्शनल। जब भी फंक्शनल प्रोटीन होगा, जो भी कोई, अगर मान लो तुम पंखा चलाई घर पर, तुम्हारा घर पे अगर तुम बोलती हो कि माई फैन इज़ फंक्शनल, कहने का मतलब क्या है? चल रहा है ना, चल रहा है ना। एट द एंड ऑफ द डे तुम अगर ये बोल दी लाइन कि माई फैन इज़ फंक्शनल, इसका मतलब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, तो दैट इज़ डोमिनेंट, है ना। जब भी वो प्रोटीन दिख जाए दैट इज़ बिकमिंग डोमिनेंट। अच्छा, लेस फंक्शनल। भैया मेरे घर का पंखा स्लो चल रहा है, तुम बोलेगी मेरे घर का पंखा स्लो चल रहा है, तुम बोले पंखा चलाने, तुम बोलेगी स्लो चल रहा है। हमको लग रहा है तेज़ गर्मी, हम तुमसे क्या पूछें? अरे चल रहा है ना तुम्हारा पंखा। एट द एंड ऑफ द डे हम तो तुमसे यही, हमको तेज़ गर्मी लग रहा है, हमको क्या मतलब है कि तेज़ चले स्लो चले? जब तक चल रहा है पंखा, जब तक पंखा चल रहा है तब तक मेरे को काम हो रहा है ना मेरा। तो अगेन दिस बिकम्स, समझा? अब ये समझने में आपका भी दिक्कत नहीं होगा ना कि भैया लेस फंक्शनल है तो कैसे डोमिनेंट आप बोल सकते हैं? डोमिनेंट तो होना नहीं चाहिए। अरे अगर हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव दो ही चीज़ें, जैसे हम बोले तुमको पंखा चला, हमको लग रहा है क्या? गर्मी। या तो पंखा चल ही सकता है या तो नहीं चल सकता है ना। मेरे लिए तो यही है, पंखा चल जाए मेरा काम हो गया। तो वैसे ही फंक्शनल हो चाहे लेस फंक्शनल हो, अगर थोड़ा सा भी फंक्शन दिखा रहा है दैट बिकम्स डोमिनेंट फॉर मी, दैट विल वर्क, है ना। गर्मी लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा भी चल जाए पंखा, मेरे को राहत मिलने वाला है। अब भैया नॉन फंक्शनल आ जाए तो क्या होने वाला है बता दे? नॉन फंक्शनल चल ही नहीं रहा है, रिसेसिव खत्म। हमारा टॉपिक यही खत्म हो गया। हमको देखने का मतलब ही नहीं, हमको गर्मी लगा, तुम्हारे घर का पंखा नहीं चल रहा है, हम बोले क्या घर फालतू है, घर फालतू, पंखा फालतू, जो भी फालतू, इन द सेंस यही तो बोलना है मेरे को। तो बस बात खत्म। स्लो चले तेज़ चले, चल रहा है ना, खत्म। नहीं चल रहा है, बस मेरे को वो भी कंक्लूड हो गया। दो ही कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे। तो भैया अगर प्रोटीन फंक्शनल हो दैट बिकम्स डोमिनेंट, लेस फंक्शनल हो दैट बिकम्स डोमिनेंट,
If it is non-functional, then it becomes recessive. It cannot express itself anyhow, right? बस वही चीज़ है, समझा? अब देखो यहाँ पे भी लिखा है, इफ़ आई स्पीक द लाइन्स, देखो लॉज ऑफ डोमिनेंस में क्या लिखा है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. ये बंदा बोला था, फैक्टर्स बोला था. फैक्टर्स ऑकर इन प्लांट्स, ये कौन है? ये सारा सही वर्ड्स, ये सही टर्मिनोलॉजीज नहीं था उस टाइम पे, ज़्यादा आइडिया नहीं ना था कि जीन्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, तो उस समय बेसिक टर्म्स जो उसको समझ में आया वो बोल के निकल गया था. लेकिन हाँ, क्या वो गलत था भैया? नहीं. अगर कोई भी चीज़ लॉ है, लॉ इन द सेंस क्या है, वो सही ही होगा, राइट? लॉज आर ऑलवेज करेक्ट. हाइपोथेसिस, थीसिस, ये सारा चीज़ क्या होता है कि यू आर ट्राइंग टू डिड्यूस समथिंग, मतलब तुम कुछ बताने का कोशिश कर रहे हो, बट लॉज आर प्रूवन, सही है वो. फैक्टर्स ऑकर इन प्लांट्स में, ये प्लांट पे किया तो बोला प्लांट. इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर बुक में, अगर एनसीईआरटी पेज नंबर 75 में पढ़ोगे, लॉज ऑफ डोमिनेंस, दैट इज टॉपिक 5.2.1, वहाँ पे थर्ड टॉपिक पे लिखा है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. तो हम क्या यही लाइन अच्छे से लिखे, इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन द अलील विच रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट. वहाँ पे क्या लिखा है भैया कि डिसिमिलर पेयर है. पॉइंट तो वही है भैया, एक दोनों अलग अलग पेयर है. जो खुद को दिखाएगा दैट बिकम्स डोमिनेंट, एंड जो खुद को नहीं दिखा पाए दैट बिकम्स रिसेसिव. तो क्या हम अच्छा टर्मिनोलॉजी इसके संग एकदम वैलिड एक्सप्लेनेशन दिए ये वाला का? तो ये लिखोगी ना, अगर जो मेरा गिवन लाइन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का वो लिखोगे तो दैट प्रूव्स दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट. ये लिखने का मतलब है कि दैट बिकम्स यू आर अ रट्टू स्टूडेंट. तो रट्टू स्टूडेंट पॉइंटलेस है. देखो, the law of dominant is used to explain the expression of only one of the parental characteristics. Obviously भैया जो dominant होगा वही तो represent करेगा खुद को. in a monohybrid cross करके दिखाया अभी. in the F1 generation, देखो F1 generation में भैया आप लिए थे क्या, एक लिए थे आप बड़ा टॉल प्लांट लिए थे. कहाँ गया? आप लिए थे एक बड़ा टॉल प्लांट, ये रहा बड़ा टॉल प्लांट, एंड एक छोटा टॉल प्लांट. जब आपका ऑफस्प्रिंग्स मिला, F1 जनरेशन जब आपको मिला भैया, उसमें सारा टॉल मिला, तो कोई एक ही पेरेंट का तो कैरेक्टरिस्टिक दिखा. नाटा वाला प्लांट तो छुप गया, खुद को छुपा ही दिया ना. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ स्पीकिंग अबाउट. ठीक है. अच्छा, इन द एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2. देखिए भैया, आप F2 जनरेशन जब आप लेके आए थे, उसी क्रॉस में जब आप F2 जनरेशन लेके आए, आपको टॉल भी दिखा, डॉर्फ भी दिखा. तो वही चीज़ एक बार के लिए छुप गया था, बट वो वापस निकला ना, है ना? समझ में आ गया? यही चीज़ है. अच्छा, अब नेक्स्ट क्या भैया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एक सेकंड, पेन दूसरा था ना. अभी हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, लॉ ऑफ देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? This law is based on the fact that alleles do not show any blending and that both the characteristics are recovered as such in F2 generation, though one of these is not seen in F1 generation. कहने का मतलब क्या है भैया कि आपका alleles जो है ना कभी गायब नहीं होता है. कहने का मतलब कि भैया ऐसे आप क्रॉस कराए, allele गायब नहीं हुआ कभी भी, भले ही आपको छुप गया. देखिए जैसे आप बड़ा टी छोटा टी लिए थे, यहाँ पे दिख कैसा रहा है भैया? प्लांट टॉल दिख रहा है ना, बट भैया एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर का जो छोटा टी है ना, दैट डज नॉट वैनिश. क्या ये वैनिश करता है भैया? नो, दैट डज नॉट वैनिश. ये है प्रेजेंट, वहाँ पे प्रेजेंट है. देखिए अगर आप लाइन पढ़िए, अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब ये ब्लेंड होके ऐसा नहीं कि भैया कुछ नया ही बन गया. ऐसा नहीं कि बड़ा टी छोटा टी मिल के भैया कुछ हाइब्रिड टी बना दिया, नया टाइप का टी बना दिया. जिससे आप क्या किए भैया, दही लिए, मैंगो लिए, क्या हो जाता था? मैंगो लस्सी. मैंगो लस्सी हो गया ना वो चीज़. बट यहाँ मैंगो लस्सी नहीं बन रहा है भैया, यहाँ मैंगो लस्सी नहीं बन रहा है ना. यहाँ के हिसाब से अगर चले भैया, या तो टॉल ही रह जा रहा है या तो डॉर्फ ही रह जा रहा है. ऐसा नहीं हो रहा है कि भैया कुछ मिड हाइट मिल रहा है हमको, ना तो एकदम टॉल ना तो एकदम बौना, ऐसा नहीं मिल रहा है हमको. बीच में नहीं मिल रहा है, या तो टॉल है या फिर डॉर्फ है. छुपा कुछ भी नहीं है प्रेजेंट दोनों. तो ये खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा है. तो भले ही वो भैया F1 जनरेशन में दिखे ना दिखे, बट F2 जनरेशन में दिख सकता है. F2 जनरेशन में खुद को दिखा दिया है. इसका मतलब क्या है कि भैया वो डिस्क्रीट यूनिट वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, राइट? यही कहने का मतलब है ना. अगर आप भैया F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट्स देख पाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका छोटा टी गायब ही हो गया. क्यों गया? क्योंकि आप जैसे ही सेकंड क्रॉस करा रहे हैं
आपको वापस से छोटा टी मिल जा रहा है ना, छोटा टी का कैरेक्टरिस्टिक्स डॉर्फ मिल रहा है, तो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका लाइन लिख दिया जाए बुक से देख के तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि बुक में अच्छा लाइन लिखा है। तो देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। भैया यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग हमको नहीं दिख रहा है। एंड दैट both the characters are recovered मतलब भैया एट द एंड ऑफ द डे हमको दिखेगा कैसे भी रिएक्शन, अगर हम कभी कहीं भी किसी भी तरीके से वो कराते क्रॉस कराते हैं, इन अ सर्टेन वे कराते हैं, तो हमको दिखेगा वो सारा चीज़। इज रिकवर्ड एज सच इन F2 generation, though one of these is not seen in the F1 generation। कहने का मतलब भैया ये बड़ा टी छोटा टी में, छोटा टी तो छुप गया था ना F1 जनरेशन में। देखिए आप, छोटा टी तो दिख भी नहीं रहा था, सारा का सारा टॉल ही प्लांट दिख रहा है आपको। देखिए इस कंडीशन में ऑल आर टॉल प्लांट्स था, ऑल आर टॉल प्लांट्स। बट भैया नेक्स्ट जनरेशन जैसे ही आप टॉल प्लांट में कराए, आपको वापस से आपका रिकवर हो गया है कैरेक्टरिस्टिक। आपको एक पेरेंट वैसे का वैसा रिकवर मिल गया छोटा टी, आपको वैसे का वैसा एक पेरेंट रिकवर मिल गया बड़ा टी, आपको दो मिला आपको हाइब्रिड प्लांट, दो हाइब्रिड प्लांट इन द सेंस टॉल ही रहेगा बट है तो हाइब्रिड इन नेचर ना, लेकिन आपको दोनों पेरेंट देखे रिकवर होके मिल गया। क्या आप शुरू किए थे भैया एक प्योर टॉल पेरेंट से और एक प्योर डॉर्फ पेरेंट से, आपको आफ्टर द रिएक्शन आपको एक प्योर टॉल पेरेंट एंड प्योर डॉर्फ पेरेंट मिला कि नहीं मिला? दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिल जाता है हमको, समझ आया? ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जरा लाइन पढ़े, दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमेट्स रिसीव ओनली वन ऑफ द टू पेयर्स। देखो भैया, आप जब रिएक्शन करा रहे थे, जैसे आप बड़ा टी एंड छोटा टी का करा रहे थे, तो यहाँ से आपको एक सेग्रीगेट होता हुआ दिखा था, बड़ा टी एंड छोटा टी। यहाँ से आपको क्या मिला था? छोटा टी एंड छोटा टी। ये इंश्योर किया ना कि भैया एक पेरेंट से एक ही टाइप का चीज़ है, ताकि आपको मिक्सचर मिले वापस से, है ना? देखो हम ये चारों बना के नहीं दिखा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अभी बेकार में जरूरत नहीं टाइम वेस्टेज के लिए। तो देखिए ऐसा सेग्रीगेशन हुआ कि आपको एक पेरेंट से एक ही पेयर का एक ही पार्ट है ना, एक पेरेंट दोनों टी रखा है, लेकिन दे कितना रहा है? एक ही पेयर किया ना सेग्रीगेट करके। देखो, from each other such that the gamete receives only one of the two factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while heterozygous produces two kinds of gametes. भैया आप homozygous लिए तो बड़ा टी ही मिला आपको, आप homozygous छोटा टी लिए तो आपको छोटा टी ही मिला। अगर आप इसी के जगह भैया बड़ा टी छोटा टी वाला एक लेते, बड़ा टी छोटा टी वाला लेते, तो आपको कैसा मिलता भैया? बड़ा टी एंड छोटा टी मिलता है एज गैमेट्स। इसके लिए भी बड़ा टी एंड छोटा टी, या फिर आप जैसा भी लीजिए, छोटा टी छोटा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया आप जैसा भी पेरेंट लीजिएगा ना, दोनों गैमेट अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, बट देगा वो एक ही पेयर में से, देगा एक ही कोई एक, एट अ टाइम वो एक ही टाइप का दे सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों ही घुसा देगा एक बार, नहीं, एक ही दे सकेगा, ठीक है? अच्छा, टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग वन अलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। देखिए भैया एक वैरायटी 50-50% है, ये 50% है एंड ये 50% है। तो ये सारा टॉपिक ना आई विल से कि एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। लोग बोलते हैं कि इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, दैट इज़ नॉट टोटली अननेसेसरी। अगर कोई एनसीईआरटी अच्छे लाइन बाय लाइन पढ़ लेना तो वो आईसीएसई हो, डब्ल्यूबी हो, कोई भी मोर देन एनफ है। इतना ही नहीं समझ पाते लोग आज के टाइम पे, ठीक है? चलो अब भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तीसरा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग सही है ना? असॉर्टमेंट। अब ये क्या भैया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है भैया? नाम से कुछ आइडिया लगेगा। असॉर्टमेंट क्या होता है भैया? कोई चीज़ को सॉर्ट आउट रखना ना, सजा के रखना किसी को, है ना?
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को सजाना, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट रहना मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। इंडिपेंडेंट क्या, अगर तुमको कोई बोलता है कि यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमेन, अकेले काफ़ी है, मतलब यू कैन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ योर नीड्स, राइट। खाना अपना खा सकते हैं, खरीद के बना सकते हैं, हेन तेन जो भी, तो इंडिपेंडेंट यही हुआ ना। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहने का मतलब कि बिना किसी एक दूसरे पे डिपेंड हुए वो सज जाता है, राइट। आज दिखाते हैं एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट चीज़ होता है कोई चीज़ एग्जाम्पल समझ। जेनेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स। यह फालतू का चीज़ दिमाग लगा के पॉइंट नहीं है। देखो ये वाला दोनों का हम क्रॉस करा है, दिस इज व्हाट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज आल्सो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। जरा बताओ तो ये किस किस टाइप का गैमेट दे सकता है, बड़ा टी एंड छोटा टी। ये कैसा दे सकता है भैया, बड़ा टी एंड छोटा टी। अब भैया ये इससे रिएक्ट करेगा कि इससे रिएक्ट करेगा, आपको कैसे पता है, आपको पता है क्या, आपको कोई आइडिया नहीं। ये इससे रिएक्ट करेगा, लाइक अगर हम बताएं बड़ा टी विल रिएक्ट विथ बड़ा टी या फिर छोटा टी ऑफ द अदर प्लांट का गैमेट, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट एंड यू कैन हैव नो कंट्रोल ओवर दैट इन नेचुरल कंडीशंस। हाँ भैया, अब अगर आपको आर्टिफिशियली कराना है तो आप ऑब्वियसली कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में आर्टिफिशियली कुछ भी करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी तक होता है आज के टाइम पे आर्टिफिशियली आप मेल या फिर फीमेल चाइल्ड बना सकते हैं विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, बट दैट इज टोटली डिफरेंट, नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। तो भैया ये जो बड़ा टी आप लिए, ये वाला बड़ा टी विल रिएक्ट विद दिस टी और दिस टी, हाउ डू वी नो दैट, वी डू नॉट नो एंड वी हैव नो कंट्रोल अंडर नेचुरल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। वी हैव no control under natural conditions. This is what is law of independent assortment. सीधा सा बात बताएं, कौन सा अलील किसके साथ क्रॉस होगा, हमें कोई आइडिया नहीं, बिकॉज that is a totally independent phenomenon, ठीक है। that is a totally independent phenomenon. that is a totally independent phenomenon. that is what is law of segregation, कि एक पेयर ऑफ अलील में से एक अलील जो जाएगा विथ दूसरा वाला अलील, दैट इज टोटली नॉट अंडर योर कंट्रोल, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसको तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर तुम कुछ डिड्यूस नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा भैया, ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बुक में अगर तुम चलोगे बुक के हिसाब से तो यू विल नॉट फाइंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत पहले तक तुमको मिले, लाइक बहुत लास्ट तक नहीं मिलेगा तुमको। हाँ तो पढ़ना है, तो सब पढ़ना है ना अपने को, तुमको अभी तक नहीं मिला, बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है इनफैक्ट। हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स तुमको तो पढ़ा है बचपन, तो पहले तुमको आइडिया नहीं, छोड़ दो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ गया। तो ये 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस था। क्या क्या था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉज हैं। अच्छा 3 लॉज हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? अभी इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ताकि बड़ा वीडियो हो जाता तो देखने का इच्छा नहीं करता ना। तो ये वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना भाई।